वेलकम बैक, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की आज की कड़ी में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक, जिसके लेखक हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे। कौन? सरस्वती पांडे गोविंद पांडे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले इसका पहला भाग हो चुका है, जिसमें कि प्लेटो अरस्तु वगैरह हम लोग देख चुके हैं। और एक तरफ से सभी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, खोजना नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज शुरू करते हैं जॉन ड्राइडन से। तो एक दो वीडियो में यह आपका समाप्त हो जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आज का वीडियो और फिर इसके बाद एक और वीडियो, फिर आपका संपूर्ण बुक ख़त्म हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आपको जब यह यदि देखना है, नहीं देखना है तो कोई बात ही नहीं, देखना है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे संपूर्ण बुक अध्ययन हमारे दृष्टि से, हमारे नज़रिए से, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। जॉन ड्राइडन कवि एवं नाटककार थे। इनकी प्रमुख कृति क्या है? ऑफ ड्रेमिड पोइजी। यह नाट्य काव्य है, 1668 का है। जॉन ड्राइडन को आधुनिक अंग्रेजी गद्य और आलोचना दोनों का जनक माना जाता है। ड्राइडन ने ऑफ ड्रामेटिक पोइजी की रचना निबंध शैली में की है, जिसमें एक पात्र नियंडर का मतलब नया आदमी की भूमिका में ड्राइडन स्वयं उपस्थित हैं। ड्राइडन ने नाटक को मानव प्रकृति का यथा तथ्य और जीवंत प्रतिबिंब माना है। ड्राइडन ने साहित्य के दो प्रयोजन, आनंद और शिक्षा पर जोर देते हुए लिखा है। कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद है। आनंद के माध्यम से शिक्षा को कविता का साध्य बनाया जा सकता है। ड्राइडन ने काव्य सृजन में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देते हुए लिखा है। उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है। मतलब इन्होंने प्रतिभा को प्रकृति का वरदान माना है, यानी कि जो आपके अंदर प्रतिभा है वह आपके पास जन्म से जो मिल गया वो तो है, मिल ही गया, वह वरदान के रूप में है। बाद में उसमें आप ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। इनका कहने का मतलब यही है कि सर्वाधिक महत्व इन्होंने प्रतिभा को दिया है। कहा जाता है बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। देखते हैं आगे। और हालांकि होता भी है जन्म से बुद्धि लब्धि वगैरह, आप जानते हैं कि जन्म से हो जाता है। और ज़्यादातर उसमें जन्म से होता है। बाद में केवल उसमें उसका परिष्कृत रूप आपको सामने से मिलता है। मतलब उसमें हम सुधार कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादातर जो निर्भर हुआ जन्म से जो मिल जाता है बुद्धि लब्धि। आपने पढ़ा होगा, जो किसी ने भी बीएड बीटीसी जैसे प्रशिक्षण कोई भी टीचिंग प्रशिक्षण कोर्स किया होगा तो उसमें। विलियम वर्ड्सवर्थ का आप देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का संक्षिप्त जीवन वृत्त क्या है? जन्म हुआ 1770, मृत्यु 1850। मृत्यु से मतलब नहीं है, क्यों? आपकी जानकारी के लिए मतलब है, लेकिन 1770 जन्म के लिए, यानी कि कालक्रम के अनुसार पूछता है तो वहाँ पे केवल जन्म से पूछा जाता है। जन्म इंग्लैंड में हुआ। उपाधि इनकी याद रखिएगा, पोएट लारिएट। मित्र इनके कोलरिज हैं। अच्छा, मित्र हैं, हाँ, पूछा भी जाता है। और ये पुस्तक आगे बता रहे हैं। अंतिम संग्रह इनका द प्रिल्यूड है। ठीक है, अंतिम संग्रह प्रिल्यूड है। दोनों मिलकर एक पुस्तक लिखे हैं, वह पूछा गया है नेट के एग्जामिनेशन में, पिछली परीक्षाओं में। देखते हैं वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, सन 1793 में प्रकाशित हुआ। वर्ड्सवर्थ 1795 में कोलरिज के मित्र बने। अच्छा, 1770 में हो गए, फिर 17, 20, 90, 25 साल बाद मित्र बन गए। वहीं कॉलेज वॉलेज में गए होंगे। उसके बाद उनके ही सहलेखन में लिरिकल बैलेट्स, ये पुस्तक पूछा जा चुका है कि लिरिकल बैलेट्स किसका है, तो कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर लिखा, याद रखिएगा। कविताओं का प्रथम सहलेखन में दिया है ना, तो वहीं दोनों ने मिलकर लिखा है। नामक कविताओं का प्रथम संस्करण 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। लिरिकल बैलेट्स किसने लिखा, यह याद रखिए। और प्रकाशित 1798 में हुआ। ठीक, और इसको क्या माना जाता है? स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र, यानी मैनिफेस्टो। लिरिकल बैलेट के 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं और उसकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। आगे है कोलरिज का भाषा संबंधी विचार निम्नलिखित है। कोलरिज आ गया। कोलरिज कोई छूटा तो नहीं? 1 मिनट देख लेते हैं। 430, ओहो, आगे पीछे हो गया क्या लग रहा है? 1 मिनट, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल ना घबराएं। तभी हम कह रहे हैं कि इसके बाद हचाक से ये कहाँ से आ गए कोलरिज।
ठीक है। देखिए ये वो पेज ऊपर नीचे हो गया, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप घबराए मत कीजिए, कुछ भी आपको छूटने नहीं पाएगा। हम गलत चीज़ें बिल्कुल बताने की कोशिश नहीं करते हैं, हमें ना आएगा नहीं बताएंगे, चलेगा, गलत नहीं। तो जो लिरिकल बेल्ट्स का प्रथम संस्करण हुआ 1798 में, यह भूमिका का शीर्षक है एडवर्टीजमेंट, और दूसरा 1800 में आया प्रीफेस के नाम से, तीसरा 1802 में आया प्रीफेस के नाम से, चौथा 1815 में आया प्रीफेस के नाम से। यानी पहला एडवर्टीजमेंट के नाम से आया, बाकी तीनों 1800, 1802, 1815 सभी तीनों प्रीफेस के नाम से आया। देखिए वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। क्या है? कविता प्रबल भाव का उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध 3 मान्यताएं प्रस्तुत की है। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। वर्ड्सवर्थ का यह भी मानना है कि काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है। अब आ गए हैं इनका यह पंक्ति याद रखिए कि इन्होंने माना कि काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है। जहाँ तक है बहुत हद तक सही भी बात है। सैमुअल टेलर कॉलरिज का पूरा नाम क्या है? सैमुअल टेलर कॉलरिज। हाई सब मत याद रखिएगा, हाई वाला तो कॉलरिज जरूर याद रखिएगा। लेकिन एक तथ्य यह भी याद रखिए, सैमुअल टेलर दे दिया तब कॉलरिज नामा नहीं दिया, लेकिन हाँ कॉलरिज नाम देता है, कॉलरिज देता है आखिरी वाला। तो पूरा नाम याद रखिए और कॉलरिज याद रखिए। सैमुअल टेलर कॉलरिज पूरा नाम है और कॉलरिज हम लोग याद करेंगे। 1772 में जन्म हुआ इंग्लैंड में। वर्ड्सवर्थ इनके मित्र हैं। सही बात है, वर्ड्सवर्थ के मित्र कॉलरिज होंगे तो कॉलरिज के मित्र कौन होंगे? वर्ड्सवर्थ। और इनका प्रमुख पुस्तक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज का है। कॉलरिज की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं को भी ध्यान में रखिए। द फ्रेंड 1817 का है। एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 का है। चर्च एंड स्टेट 1830 का है। कन्फेंसेस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840 का है। क्रमबद्ध तरीके से लगाने के लिए भी आ जाता है कि क्रमानुसार इनकी रचनाओं को लगाइए, और पूछ भी देता है कि निम्नलिखित में से कॉलरिज की रचना कौन है, या फिर मिलाने के लिए दे देगा, इधर नाम दे देगा प्लेटो, अरस्तु, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, लोंजाइनस, ये सब नाम दे देगा। मिलाने के लिए दे देगा कि इनकी रचनाओं को मिलाइए। कॉलरिज के अनुसार कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि वह संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। कॉलरिज ने प्रतिभा और प्रज्ञा में निम्न अंतर बताया है। प्रतिभा को बताया है कि प्रतिभा सहज होती है, जन्म से होती है, सहज होती है। प्रज्ञा क्या होता है कि अर्जित की जाती है, जो लोग हम जानकारी ये सब नॉलेज ये सब है, यह अर्जित की जाती है। और प्रतिभा क्या है? प्रतिभा कल्पना है, और यह क्या है? रम्य कला है। प्रज्ञा क्या है? रम्य कला या फिर फैंसी है। इसके बाद सृजनशीलता है प्रतिभा, और यह संयोजनशीलता है, यह संयोजन पर आधारित है। प्रज्ञा मौलिक होती है। प्रतिभा जो आपको मिल गई वो मौलिक है, आपकी मूल है, ठीक, फंडामेंटल है। और यह क्या है? पर आश्रित है, यानी दूसरों पे आश्रित है प्रज्ञा आपकी। कॉलरिज का भाषा संबंधी विचार निम्नलिखित है। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शास्त्र एक साथ रहते हैं। क्या बोल दिए, कितना बेहतरीन बोल दिए, इंपॉर्टेंट है इनकी लाइन है। देख सकता है कि यह किसकी पंक्ति है, तो कॉलरिज का याद रखिए। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शास्त्र एक साथ रहते हैं। हम लोग इतिहास और करंट अफेयर्स मतलब पुराना भी देख के चलते हैं कि इतिहास कैसा रहा, और वही तो पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं वो तो पुराना ही है, और भविष्य में देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, विजय कैसे मिलेगी, हमें सफलता कैसे मिलेगी, तो वही कह रहे हैं। कॉलरिज के अनुसार काव्य सर्जन का मूलाधार कल्पना है। इसके 2 भेद हैं, कल्पना के 2 भेद हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। मुख्य कल्पना और गौण कल्पना में निम्न अंतर है। देखिए मुख्य कल्पना क्या है? यह समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण करने वाली शक्ति है। और गौण कल्पना है, यह मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। इसे काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। मुख्य कल्पना यह अचेतन एवं अनैच्छिक है। गौण कल्पना क्या है? यह चेतन और ऐच्छिक है। मुख्य कल्पना यह निर्माण या संगठन करती है, और गौण कल्पना यह विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों करती है। कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में लिखा है, इसमें संश्लेषात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या फिर विसंवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है।
कल्पना निम्नलिखित विरोधी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करती है। साम्य, वैषम्य, सामान्य, विशेष, प्रत्यय, बिंब, प्रतिनिधिक, व्यक्तिक, प्राचीन और परिचित पदार्थ, नवीन और ताजगी, संयम और भावेश, भावोस, भावेश में, विवेक और उमंग में, कृत्रिम और प्राकृतिक में यह संयम स्थापित करती है। निम्नांकित ख वर्ग की तुलना में क वर्ग को गौणता प्रदान करती है। क वर्ग में जैसे कला, ख वर्ग में प्रकृति, क वर्ग में रूप, रीति या वस्तु, कवि के प्रति समादर और ख वर्ग में काव्य के प्रति सहानुभूति। इमेजिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के इमाजिनातियो से हुई है, यानी इमेजिनियो से हुई है, जिसका हिंदी रूपांतरण कल्पना है। फैंसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के फांतासिया से हुई है, जिसका हिंदी रूपांतरण रम्य कल्पना या फिर ललित कल्पना है। रम्य कल्पना की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है। यह इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित होती है। यह अपने उपयोग की सामग्री सहचर्य नियम से ग्रहण करती है। इसकी उपयोज्य सामग्री स्थिर तथा सुनिश्चित होती है। कोलरिज ने कल्पना और रम्य कल्पना में निम्न अंतर रेखांकित किया है। कल्पना, रम्य कल्पना। कल्पना या बिंबों को विगलित कर नए रूप में परिवर्तित करती है। रम्य कल्पना क्या करती है? बिंबों को सिर्फ पास रख देती है और कोई परिवर्तन नहीं करती है। कल्पना क्या करती है? अंतःप्रेरणा, प्रत्यक्ष आदि से सामग्री ग्रहण करती है। रम्य कल्पना यह प्रधानता स्मृति से सामग्री ग्रहण करती है। कल्पना क्या है? यह जैव कार्य पद्धति पर आधारित है। और रम्य कल्पना क्या है? यह आंतरिक कार्य पद्धति पर आधारित है। कल्पना क्या है कि यह प्रतिभा की उपज है, और रम्य कल्पना यह प्रज्ञा की उपज है। ठीक, यह प्रज्ञा मतलब बुद्धि। ठीक, यह प्रतिभा की उपज है कल्पना, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि कल्पना में ही आपकी प्रतिभा है। रम्य कल्पना यह प्रज्ञा की उपज है। अब हमारे सामने आ जाते हैं एक पंक्ति और याद रखिए। अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात कोलरिज को माना जाता है। व्यवहारिक आलोचना। अब हमारे सामने कौन है? बंदेतो क्रोचे। क्या? बंदेतो क्रोचे हैं। नाम ऐसा है, क्या करोगे? 1866 में जन्म हुआ, इटली में हुआ। इनका पुस्तक एस्थेटिक है, याद रखिए। भाषा इतालवी ही होगा, इतालवी, इटली के हैं तो। और अंग्रेजी अनुवादक डगलस एंथले। इटली है मतलब इसका अंग्रेजी अनुवाद इसका एस्थेटिक का। अब देखते हैं। क्रोचे ने सर्वप्रथम 1900 में अपना निबंध एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक लिखा। ठीक है, ई मतलब शॉर्टकट में एस्थेटिक कह देते हैं, पूरा यह नाम है। इसी निबंध का विस्तृत रूप क्या है? एस्थेटिक। देखिए दे दिया ना, मतलब इसी का विस्तृत रूप है एस्थेटिक। हई बड़ा का नाम है तो इसमें मतलब छोटा है। इसके बाद इसको जब बड़ा और कर दिए, ये छोटा है बड़ा नाम है, और जब इसको और विस्तार में दे दिए तो एस्थेटिक नाम हो गया। 1902 का है, मतलब इस नाम से हुआ। इसी का निबंध का विस्तृत रूप इस नाम से 1902 में प्रकाशित हुआ, एस्थेटिक नाम से। क्रोचे ने 1902 में ला कृतिका पत्रिका का प्रकाशन किया। ला कृतिका पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? क्रोचे ने। अभिव्यंजनावाद आगे देगा। क्रोचे के अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक निम्न है, और देख लीजिए। न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक, ज़्यादा पुस्तक नहीं इसलिए याद रखिएगा। एस्थेटिक याद रखिएगा। हाई वाला एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक भी याद रखे। और न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक, इनके में मतलब सब में एस्थेटिक आ रहा है, बस ये 1920 का है। न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक 1920। डिफेंस ऑफ पोएट 1933 का है, बस यहीं थोड़ा सा अलग है। क्रोचे के एस्थेटिक के दो भाग हैं। पहला भाग इसमें सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है, दूसरे में इसमें सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के आइस्थेसिस या फिर आइस्थेटिकोस से हुई है, जिसका अर्थ है इंद्रिय प्रत्यक्ष या फिर इंद्रिय ग्राह्य ज्ञान। एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन दार्शनिक अलेक्सांडर गोटलीब बाउमगार्टन ने किया। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक बाउमगार्टन को ही माना जाता है। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, ये आत्मवादी भी माने जाते हैं। तो प्रत्ययवादी आत्मवादी दोनों माने जाते हैं। कौन? क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं। कौन कौन मानते हैं? आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं कौन मानते हैं? एक सैद्धांतिक, एक व्यवहारिक। सैद्धांतिक और व्यवहारिक, और इसके अंदर भी इन्होंने सैद्धांतिक में अंतःप्रज्ञा और तर्कात्मक को माना है, यानी रीजनिंग वाला, और व्यवहारिक में आर्थिक और नैतिक को माना है। क्रोचे का कौन सा वाद है? अभिव्यंजनावादी है, याद रखिएगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन किसका वाद है। तो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अंतःप्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है, मतलब उसमें कोई भेद नहीं है।
अभेद संबंध है मतलब एक ही है। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है, प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतःप्रज्ञा है। कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। ठीक, कला आंतरिक होने के साथ ही अखंड है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं कला, ये सब जो उसकी अभिव्यक्ति होती है और उसके आंतरिक गुणों में छुपी रहती है। क्रोचे कला निर्माण के चरण माने हैं, क्रोचे कला निर्माण के चरण माने हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे इन्होंने माना है संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्यमूलक आनंद, सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि क्रोचे नहीं, वहाँ पे दूसरा पढ़े थे। तो क्रोचे ने भी प्रतिभा को मूल कारण माना है, क्रोचे ने भी प्रतिभा को मूल कारण माना है, यह तथ्य याद रखिए। क्रोचे का कहना है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है, अर्थात त्वष्टा यानी कलाकार सौंदर्य का भागी होता है। अब हमारे सामने आ गए हैं इलियट। पूरा नाम क्या है? टॉमस स्टर्न्स इलियट। इनका जन्म हुआ 1888 में, जन्म याद रखिए, अमेरिका में हुआ। इनके निदेशक थे फेबर एंड फेबर और संपादक दी क्राइटेरियन, और नोबेल पुरस्कार 1948 में इनको मिला द वेस्टलैंड पे। ठीक, यह नोबेल मिला तो याद ही रखिए किस पे मिला, द वेस्टलैंड पे। कब मिला? 1948 में। इलियट की पुस्तक पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां निम्नलिखित है, देखिए कुछ ज़्यादा ही है। द सीक्रेट वुड 1920 का है, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, एलिजाबेथेन एसेज 1932, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, कालक्रमानुसार ही याद रखे। सेलेक्टेड एसेज 1934, एसेज एसेंट एंड मॉडर्न 1936 का है। इसके बाद 7वां पुस्तक है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस या शोध प्रबंध है। और द वेस्टलैंड तो आपको याद ही रखना है। पुरस्कार और रचना, द वेस्टलैंड काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। इलियट के गुरु का नाम आइरविंग बेबिट और जॉर्ज सांतायना था। एलियट की आलोचना का मूलाधार लेख ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट यानी परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा द सीक्रेट वुड में संकलित है। सीक्रेट वुड किसका पुस्तक है? इलियट का। इलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात यानी कि बाई प्रोडक्ट या फिर काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात कहा है, बस इतना भी याद कर सकते हैं। और इसी को चिंतन का विस्तार भी माना है। इलियट के अनुसार कार्यत्री और भावयत्री, कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा परस्पर पूरक है, एक दूसरे के पूरक। पूरक, कोटि पूरक आपने गणित में सुना होगा, पूरक या कोटि पूरक फिर संपूरक, जैसे ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है वह एक दूसरे के कोटि पूरक या फिर पूरक होते हैं। ऐसे दो कोण जिसका योग 180 होता है एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो इसी तरह इन्होंने कार्यत्री और भावयत्री को एक दूसरे के पूरक माना है, यानी कि दोनों का अलग अलग अस्तित्व है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और दोनों मिलके चीज़ों का निर्माण करते हैं। साथ ही कहा है कि आलोचक और सर्जक, सर्जक कौन है? कवि है, वही तो सर्जना करेगा। प्राय एक ही व्यक्ति को होना चाहिए यानी कि जो रचना करे, जो सर्जना करे, वही आलोचना भी करे। ऐसा हो सकता है क्या? आलोचना करेगा तो ठीक, यदि कैसे मतलब थोड़ी सी दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए आप ही रचना किसी का किए तो क्या उसमें आप कमियां ज़्यादातर निकाल सकते हैं? आप तो सोचेंगे कि मैं तो अपना बेस्ट दे के किया, जैसे मैं ही आपको बता रहा हूँ तो क्या मैं मानूंगा कि मुझ में कमियां रह गई? वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बताने की अपनी तरफ से। तो जो भी लिखेगा या बताएगा अपनी कमी नहीं मानेगा, इसलिए आलोचना दूसरे लोग करते हैं। हालांकि मैं तो गलती मान लेता हूँ, जो भी कमेंट आता है कि सर नहीं ये गलत हो गलत, वैसे ज़्यादा आता नहीं है फिर भी मैंने प्रतिक्रियाओं और आप सुझावों को मान लेते हैं। लेख का पूर्वार्ध, प्रत्येक राष्ट्र की प्रत्येक प्रजाति रेस मतलब प्रजाति की अपनी सृजनात्मक मनोवृत्ति के साथ ही आलोचनात्मक मनोवृत्ति भी होती है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है, सही बात है। व्यक्तिक और प्रज्ञा, क्योंकि उससे क्या आता है? निखार आता है, कमियां पता चलती हैं।
आप लोग जो कमेंट करते हैं अच्छा लगा, ख़राब लगा, या फिर यह चीज़ गलत वह चीज़ सही, उससे क्या होता है कि चीज़ें बदलती हैं, निखार आता है, कमियां पता चलती है, तो उसी को तो आलोचना कहते हैं। शास्त्र की तरह आलोचना अनिवार्य और नैसर्गिक क्रिया है। व्यक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध, निरपेक्ष या फिर विच्छिन्न वस्तु नहीं है। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगमन है। जिस तरह वर्तमान से अतीत परावर्तित होता है, उसी तरह अतीत से वर्तमान निर्देशित होता है। कवि को अतीत का अर्थात परंपरा का ज्ञान तो होना चाहिए, परंतु ज्ञान भार से आक्रांत नहीं होना चाहिए। कलाकार की प्रगति सतत आत्मोत्सर्ग है, व्यक्तित्व का सतत निर्वापण है। व्यक्तित्व के इस अव्यक्तीकरण से ही कला विज्ञान की स्थिति पहुंच सकती है, कला विज्ञान की स्थिति में पहुंच सकती है। कलाकार की प्रकृति सतत आत्मोत्सर्ग है, व्यक्तित्व का सतत निर्वापण है। व्यक्तित्व के इस अव्यक्तीकरण से ही कला विज्ञान की स्थिति में पहुंच सकती है। देखिए मक्खी का भी फोटो आ गया है, मक्खी तो लग रहा है मक्खी। लेख का उत्तरार्ध क्या है? सच्ची आलोचना का संवेदनात्मक प्रशंसा का लक्ष्य कवि नहीं है बल्कि काव्य है। सच्ची आलोचना तथा संवेदनात्मक प्रशंसा का लक्ष्य कवि नहीं है बल्कि काव्य है। काव्य की होनी चाहिए, कवि की नहीं, जो लिखा हुआ नहीं, जो लिखा गया है उसकी प्रशंसा या फिर उसका जो आलोचना है वह होनी चाहिए। ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव एप्रिसिएशन इज डायरेक्टेड नॉट अपॉन द पोएट, पोएट के नहीं बट अपॉन द पोएट्री, जो रचना है उस पर होनी चाहिए। कलाकृति के आस्वादन से उत्पन्न अनुभूति किसी भी अन्य साधन से उत्पन्न अनुभूति से भिन्न कोटि की होती है। कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें भोक्ता और त्वष्टा का अंतर भी उतना ही स्पष्ट होगा। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। यह पंक्ति कई बार पूछा गया है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। कविता कवि व्यक्तित्व के कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन ही कविता है। पोएट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एज escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from personality. इलियट ने काव्य में सार्थक भाव की अभिव्यंजना को महत्वपूर्ण बताया है। सार्थक भाव वह भाव जिसका अस्तित्व काव्य में होता है, कवि के जीवन वृत्त में नहीं। क्या कह रहे हैं? इलियट ने काव्य में सार्थक भाव की अभिव्यंजना को महत्वपूर्ण बताया है। सार्थक भाव वह भाव जिसका अस्तित्व काव्य में होता है, कवि के जीवन वृत्त में नहीं। काव्य में होना चाहिए, कवि के जीवन में नहीं। इलियट के अनुसार कविता का सौंदर्य उसकी सन्निहित पूर्णता में है, न कि विच्छिन्न अवयवों में। इलियट ने रिचर्ड और एम्सन की शाब्दिक आलोचना पद्धति को नींबू निचोड़ने इलियट ने रिचर्ड और एम्सन की शाब्दिक आलोचना पद्धति को क्या कहा है? नींबू निचोड़ आलोचना, मतलब लेमन स्क्वीजर क्रिटिसिज्म। ऐसे हम लोग निचोड़ के ऐसे उसमें से रस निकाल लेते हैं ना, गर्मी में हम लोग निचोड़ के पीते हैं पानी, नींबू पानी। इलियट ने रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन माना है। इलियट का मूर्त विधान भारतीय रस सिद्धांत का विभावन व्यापार है। संवेदनशीलता के और साहचर्य के सिद्धांत के लिए इलियट फ्रांसीसी कवि आलोचक रमी द गुरमो के ऋणी हैं। कहा है? ऋणी। इलियट ने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। मूर्त विधान मतलब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इसका मतलब क्या है? कला के रूप में भाव को अभिव्यक्त करने का एक ही उपाय है और वह है किसी सहसंबंधी वस्तु जैसे वस्तु समुदाय, परिस्थिति, घटना श्रृंखला को ढूंढ निकालना जो उस विशिष्ट भाव का सूत्र हो, ऐसा कि जब वे वह वस्तुएं प्रस्तुत की जाएं तो इंद्रिय अनुभूति में अवस्थित होकर वे भाव को सद्य उद्धृत कर दें। संवेदनशीलता का असहचर्य यानी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इसमें इलियट के अनुसार कवि का मन और संवेदनशीलता अर्थात बुद्धि पक्ष जो कि विचार है और हृदय पक्ष जो कि भाव है। भाव तो हृदय में आता है, बुद्धि में तो विचार ही आता है। यही तो कहा जाता है कि जब दिल और दिमाग की लड़ाई हो, यानी बुद्धि और भाव की लड़ाई हो, तो भाव को देखना चाहिए। ज़्यादातर विद्वान यही कहते हैं। जब भाव और विचार में दरार पड़ जाती है तो काव्य में अपक्षय और हरास आ जाता है। इसी को इलियट संवेदनशीलता का असाहचर्य कहते हैं। इलियट के अनुसार काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। इलियट ने 3 वॉइसेज ऑफ पोएट्री काव्य के 3 स्वर शीर्षक निबंध में 3 नाट्य स्वर की चर्चा की है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। देखते हैं क्या क्या इन्होंने कहा है। प्रथम स्वर जब कवि या तो अपने को संबोधित करता है या फिर किसी को नहीं। दूसरा स्वर जब कवि किसी छोटे बड़े पाठक श्रोता समुदाय को संबोधित करता है। तीसरा स्वर जब कवि कोई ऐसी बात कहता है जो स्वयं अपने व्यक्ति रूप में नहीं कर सकता बल्कि जिसे वह सिर्फ उस सीमा के भीतर कर सकता है जिसमें एक काल्पनिक पात्र दूसरे काल्पनिक पात्र को
संबोधित कर रहा हो। इलियट ने आलोचना के दो उद्देश्य बताए हैं, किंतु वर्षों के अंतराल में उनकी अवधारणा भी बदली है, जो निम्न है। ना 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 ना, जो निम्न है निम्न है, जो निम्न है निम्न है, क्या है क्या है क्या है। पहला है द फंक्शन नहीं, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, 1923 का है। इसके दो उद्देश्य हैं, विषेदन और रुचि परिष्कार। और दूसरा आपका है द फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म, 1956 का। इसमें बोध और आस्वाद उद्देश्य बताया गया है। हमारे सामने आए गए हैं रिचर्ड। कौन रिचर्ड? ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड, इनको कहा जाता है आई.ए. रिचर्ड। आपने यही नाम सुना होगा, तो शॉर्टकट में वही है, आई.ए. रिचर्ड यही है। 1893 में जन्म हुआ। अंग्रेजी साहित्य में पहली बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र के निर्माण का श्रेय इन्हीं को जाता है। रिचर्ड ने सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ न मानकर पाठक या दर्शक पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में देखने का आग्रह किया, अर्थात सौंदर्य की स्थिति किसी वस्तु में नहीं बल्कि पाठक या दर्शक के मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव पर होती है। कितनी सही बात किए हैं। रिचर्ड ने निम्न पुस्तकों की रचना सहलेखन में की, मतलब कि दो लेखकों या फिर उससे ज़्यादा लेखकों के साथ मिलकर की। जैसे कि इनका पुस्तक है, कहाँ गया, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, 1922 की है। इन्होंने C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर लिखा है। पूछ सकता है कि यह पुस्तक आइए रिचर्ड ने किसके साथ मिलकर लिखा है, तो द ऑगडेन का, C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड। और दूसरा पुस्तक है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, 1923 का है। C.K. ऑगडेन के साथ मिलकर लिखा है। रिचर्ड के अन्य ग्रंथ देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कई बार पूछा गया है, 1924 का है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, 1929 का। साइंस एंड पोएट्री, 1926 का। द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, 1936 का। इनकी सभी पुस्तक इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी पुस्तक कभी ना कभी पूछ दिए गए हैं। रिचर्ड ने आलोचना को दो भेद किए हैं, आलोचनात्मक और प्राविधिक। इसमें आलोचनात्मक में क्या है, इसमें अनुभूति के मूल्य का वर्णन होता है। प्राविधिक इसमें क्या है, इसमें अनुभूति के साधनों का वर्णन होता है। रिचर्ड आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा मानते हैं, यानी कि साइकोलॉजी ना, हाँ। रिचर्ड मूल्य और अनुभूति में कोई भेद नहीं मानते, अर्थात जीवनानुभूति और काव्यानुभूति दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। रिचर्ड की आलोचना के दो मूलाधार स्तंभ है, मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत में क्या है, कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करे मूल्यवान है। यह विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है। और संप्रेषण सिद्धांत क्या है, संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत अंतरण है और न तो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। रिचर्ड ने लिखा है, नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। इसको फिर से देखिए, 2 पेज में हो गया ना, अलग अलग दिख रहा है। इन्होंने क्या लिखा, यह पंक्ति पूछी जा सकती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। आगे देखते हैं। रिचर्ड आवेगों की शांति द्वारा संतुलित विश्रांति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। क्या मानते हैं, पूछ सकता है कि आवेगों की शांति द्वारा संतुलित विश्रांति को काव्य का प्रयोजन कौन मानता है, तो रिचर्ड। साथ ही आनंद को प्रयोजन में कोई स्थान नहीं देते। देख लिए, उलट दिया। इसके पहले के कुछ लोग आनंद को मानते थे प्रयोजन, लेकिन इन्होंने आनंद को प्रयोजन नहीं माना है, संतुलित विश्रांति को काव्य का प्रयोजन माना है शांति द्वारा। रिचर्ड आवेगों के आधार पर काव्य के दो भेद मानते हैं, सजाति और विजाति। सजाति क्या है, अपवर्जी काव्य है और इसमें क्या है, जिसमें एक ही भाव का वर्णन हो। विजाति क्या है, यह अंतर्वेशी काव्य है जिसमें विरोधी भाव का संश्लेषण हो। रिचर्ड के अनुसार संप्रेषण ही आलोचना का चरम लक्ष्य है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संप्रेषण, और इनके अनुसार संप्रेषण आपने देखा। रिचर्ड भाषा के दो रूप मानते हैं, वैज्ञानिक यानी कि सिंबॉलिक और रागात्मक यानी कि इमोटिव यानी इमोशनल वाला। इमोशनल रागात्मक होता ही है ना, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा, प्रेम में लोग इमोशनल हो जाते हैं, और भी हर प्रकार के प्रेमी जोड़ी हो या फिर माता पिता का प्यार हो, मतलब वहाँ पे इमोशन हो जाता है। माता पिता, हाँ, बच्चों के साथ। रिचर्ड के अनुसार अर्थ के 4 प्रकार हैं, कौन कौन, मुख्यार्थ, भावना, वचन भंगी और उद्देश्य है। मुख्यार्थ को सेंस अंग्रेजी में, भावना को फीलिंग, वचन भंगी को टोन और उद्देश्य को इंटेंशन। इंटेंशन कहा जाता है ना कि आपके इंटेंशन क्या है, कोई घूर घूर के देखे, जैसे किसी को तो होता है ना, लड़की को भी मतलब कोई देख रहा है तो होता है घूर घूर के देख रहा है, इसका इंटेंशन सही नहीं है,
ऐसा लगता है। तो मतलब मुख्यार्थ सेंस, भावना, फीलिंग, वचन भंगी, टोन, उद्देश्य आपका इंटेंशन है। तो यहाँ पे आज का यह वाचन समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आने वाले एक वीडियो में आपका यह पुस्तक समाप्त हो जाएगा। सभी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, प्लेलिस्ट में जाके देखें और ऐसे ही आपके सुझाव सवाल जो भी हैं कमेंट करके बताते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी और लोगों से भी कराते रहिए। नमस्कार।